जैव विकास, आनुवंशिकी एवं मानव रोग। EEG किसके कार्य का सूचक है? मस्तिष्क के। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ EEG का प्रयोग मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं तथा मस्तिष्क संबंधी रोगों का निरूपण करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित रोगों में से किसका कारक वायरस नहीं है? टीनिएसिस डेंगू वायरस से होने वाला रोग है जिसकी वाहक एडीज मच्छर होता है। इसमें रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है जिसके कारण आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा नामक वायरस से होने वाला रोग है। इसे सर्वाधिक प्रभावित अंग श्वास नली है। खसरा मोरबेली वायरस से होने वाला रोग है। इससे बचाव के लिए चेचक का टीका लगवाया जाता है। टीनियसिस टीनिया सोलियम परजीवी कवक से होने वाला रोग है। यह संक्रमित सूअर का अधपका मांस खाने से होता है। भारत में देखी गई निम्नलिखित बीमारियों पर विचार कीजिए। डेंगू, रक्तस्रावी बुखार, जापानी मस्तिष्क शोथ, यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस। प्रयुक्त में से किसका या किनका कारक जीव विषाणु वायरस है? पहले और दूसरे का, तीसरे का नहीं। डेंगू वायरस से होने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडीज इजिप्टी मच्छर होती है। जापानी इंसेफ्लाइटिस एक विषाणु अर्थात वायरस जनित रोग है। यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों द्वारा होता है। यह रोग सूअरों के माध्यम से भी फैलता है। टीबी या क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बच्चों में इसकी रोकथाम हेतु BCG का टीका लगवाया जाता है, इसलिए पहला सही है। जीका वायरस के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? यह माँ से बच्चे को संक्रमित नहीं करता है, ये जो है सही नहीं है। बाकी सब सही है। जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करता है। जीका का पहला मामला 1952 में सामने आया था जब सर्वप्रथम युगांडा के जीका वनों में एक बंदर में इसका संक्रमण पाया गया था। यदि कोई गर्भवती महिला जीका संक्रमण का शिकार होती है तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का माइक्रोसिफेली नामक बीमारी से खतरा हो जाता है। इस बीमारी में शिशु के मस्तिष्क का विकास रुक जाता है और वह असामान्य रूप से छोटा हो जाता है, इसलिए सी गलत और डी सही है। अरुचि तंत्रिका से पीड़ित लोगों में क्या हो सकता है? बहुत कम खाते हैं और उन्हें वजन बढ़ने का खतरा रहता है। अरुचि तंत्रिका से एक खाने संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति अपने वजन बढ़ाने के डर से ग्रस्त रहता है। ये व्यक्ति बहुत कम खाते हैं और कैलोरीज घटाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? टीबी। डेंगू वायरस से होने वाला रोग है जिसकी वाहक मादा एडीज इजिप्टी मच्छर होती है। यह वाहक मच्छर के काटने से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होने वाला क्षय रोग थूक, खांसी, छींक रोगी से सीधे संपर्क अथवा भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से फैलता है। एड्स रोग का प्रसार लैंगिक संभोग संक्रमित व्यक्ति के रक्त का अन्य व्यक्ति को चढ़ाना और प्लेसेंटा के संपर्क से होता है। घेंघा रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। इसमें गर्दन में उपस्थित थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अतिनियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में इन नियामक क्रिया विधियों की खराब हो जाने से सुदम एवं दुर्दम अर्बुद बनने लगते हैं। नियंत्रित कोशिका विभाजन एवं आनुवंशिक पदार्थों का अति उत्पादन होता है। आरएनए उत्परिवर्तित होता है एवं अल्प मात्रा में उत्पादित होता है। डीएनए उत्परिवर्तित होता है, अल्प मात्रा में होता है। तो पहला सही है। सिर्फ कोशिकाओं में विभाजन की सामान्य एवं आवश्यक प्रक्रिया शरीर के तंत्र के नियंत्रण अथवा नियमन के अधीन होती है। कभी कभी शरीर की कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक तीव्रता व अनियंत्रित तरीके से विभाजित होकर समूह या ट्यूमर का रूप ले लेती है। इसी स्थिति को कैंसर कहा जाता है।
शरीर में होने वाले ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। एक विदाई ट्यूमर, ये ट्यूमर शरीर के किसी भाग में कैप्सूल के रूप में वृद्धि करते हैं तथा ये सामान्यतः घातक नहीं होते हैं। ये ट्यूमर प्रोटोओकोन्जिन्स के कारण होते हैं। हाँ, एक विनाइन ट्यूमर होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। विनाइन ट्यूमर, ये ट्यूमर शरीर के किसी भाग में कैप्सूल के रूप में वृद्धि करते हैं, सामान्यतः घातक नहीं होते हैं। ये ट्यूमर प्रोटोओकोन्जिन्स के कारण होते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये ट्यूमर जीवन के लिए घातक होते हैं, शरीर के कुछ भागों में बनकर अन्य भागों में भी कैंसर पैदा करते हैं। ये ट्यूमर लिंक वाहिकाओं, रक्त वाहिकाओं, देह गुहा या शरीर के अन्य भागों में भी उत्पन्न हो सकते हैं। ये ट्यूमर ओंकोजिस के कारण होते हैं। बच्चों में क्वासी-ओरकर की रोग किस कारण से होता है? आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी से। क्वासी-ओरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग में बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, द्रव के संतुलन से आंत, पेट में फुलावट आ जाती है। प्रोटीन युक्त आहार और पोषक तत्वों से इस रोग में से मुक्ति मिल सकती है। हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? डेंगू जिसे हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं, वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडिज इजिप्टी मच्छर होती है। इस रोग से रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है जिसके कारण आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। इसमें जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, ज्वर आदि लक्षण दिखाई देते हैं। डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने से अधिक समय लगना इस रोग के प्रमुख लक्षण है। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए सी सही है। सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम जीवाणु से होने वाला रोग है। यह यौन संचारित रोग है जिसमें शिश्न एवं योनि में लाल रंग के दाने बाद में शरीर पर चकत्ती निकल आते हैं तथा आंत में हृदय, यकृत व मस्तिष्क भी प्रभावित होते हैं। गोनेरिया, नाइसेरिया गोनोरी से होने वाला संक्रामक रोग है जो रोगी के साथ यौन संबंध के कारण फैलता है। इसमें मूत्र जनन पथ की म्यूकस का संक्रमण, जोड़ों में दर्द एवं प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। हेपेटाइटिस बी विषाणु से होने वाला संक्रामक रोग है। इसके कारण यकृत में सूजन और जलन पैदा हो जाती है। इसके उपचार हेतु हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। किसी व्यक्ति के रोग के निदान के पश्चात चिकित्सक रोगी को लौह एवं फोलिक अम्ल की टिकिया लेने की सलाह देता है। व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? अरक्तता। मानव शरीर में लौह तत्व हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइमों का घटक एवं ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसकी कमी के कारण शरीर में रुधिर क्षीणता, दुर्बलता एवं शरीर का इसकी कमी के कारण शरीर में रुधिर इसी रक्तता की शरीर दुर्बल हो जाता है। इसी रक्तता की स्थिति में व्यक्ति को लौह एवं फोलिक अम्ल की कमी हो जाती है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया लेप्रोमेटेसिस जीवाणु के कारण होता है। शरीर के जिन स्थानों पर यह रोग होता है वहाँ संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। इन स्थानों की त्वचा मोटी एवं नाड़ियाँ संकुचित हो जाती हैं तथा रंगहीन धब्बे बन जाते हैं। अंततः हाथों तथा पैरों की अंगुलियों के घाव उत्पन्न हो जाते हैं और ये गलकर विकृत हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलियम जीनस एंटीबायोटिक उत्पाद कवक की खोज की है? सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज सन 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है।
अतः विकल्प बी सही है। सन 1857 में लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। सर्वप्रथम कार कोशिकाएं की खोज वह 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। स्टैनले प्रोजीनर का संबंध न्यूरोलॉजी संबंधी खोज से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है? वृक्क। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। ये प्रोटोजोआ मानव शरीर में लीवर तथा प्लीहा को संक्रमित कर देते हैं। इस रोग में लाल रुधिर कोशिकाएं तेजी से नष्ट होने लगती हैं। सेरिब्रल मलेरिया में मस्तिष्क कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। वृक्क कोशिकाएं प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं होती हैं। निद्रालु रोग मनुष्यों और अन्य जंतुओं का एक परजीवी रोग है। यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ट्रिपैनोसोमा। निद्रालु रोग को मानव अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमाइसिस रोग भी कहा जाता है। यह एक परजीवी रोग है जो मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप से संबद्ध है। इसका कारण ट्रिपैनोसोमा है। इसके शुरुआती चरण में बुखार, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन आदि लक्षण दिखाई देते हैं। अग्रिम चरण में यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। उपचार नहीं होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ है एक स्ट्रैंडेड आरएनए। एड्स HIV वायरस से होने वाला रोग है। यह एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस आरएनए के निर्माण हेतु आनुवंशिक सूचनाएं देने वाला वायरस एक प्रकार है। HIV धनात्मक एकल स्ट्रैंडेड वाले आरएनए की 2 प्रतियों से मिलकर बना होता है। अतः विकल्प सी सही है। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? पीलिया, क्षय रोग, अलर्क रोग, रेबीज या गठिया? तो पीलिया रोग के अनेक कारण हैं, किंतु सबसे प्रमुख कारण दूषित जल होता है। इसमें शरीर का रंग पीला होने लगता है। यह रक्त में बिलिरुबिन के स्तर में वृद्धि के कारण होता है। ये सही है। तपेदिक या क्षय रोग एक संक्रामक रोग होता है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। इसमें मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। रेबीज विषाणु से होने वाला रोग है। इसमें रोगी पानी से भी डरने लगता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। गठिया शरीर की अस्थियों को जोड़ों से संबंधित रोग है। यह शरीर के रक्त में यूरिक अम्ल के स्तर के बढ़ जाने के कारण होता है। यूरिक अम्ल क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों, टिड्डा तथा जोड़ों के आसपास के ऊतकों में जमा हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें अपमिश्रण के कारण ड्रॉप्सी रोग होता है? सरसों का तेल। सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल की मिलावट, उजला रंग करने वाली मिलावट, सरसों के तेल के साइनाइड अंश आदि के कारण ड्रॉप्सी रोग होता है। ड्रॉप्सी रोग के कारण शरीर के मृद ऊतकों में अतिरिक्त जल संचय होने के कारण सूजन आ जाती है। इसलिए सी सही है। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन एक व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित हो सकता है यदि वह भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बारंबार जाता है। छींकने अथवा खांसने के कारण छोटी बूंदों के माध्यम से क्षय रोग के जीवाणु फैलते हैं। दोनों कथन सही हैं। कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। तपेदिक या क्षय रोग का कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु होता है। एक संक्रामक रोग है जो थूक, खांसी, छींक, रोगी से सीधे संपर्क अथवा भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से फैलता है। इसलिए दूसरा सही है। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर इसको संक्रामक जीवाणु उपस्थित हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बारंबार जाता है तो वह उस जीवाणु से संक्रमित हो सकता है, क्योंकि वायु के द्वारा इसका संचरण आसानी से होता है। इसलिए पहला सही है, दूसरा सही है और एक स्पष्टीकरण है। एड्स का कारण ह्यूमन
इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। सामान्यतः HIV संक्रमण पर पारगमन किसके माध्यम से होता है? संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से। एड्स अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम का कारक ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी विषाणु होता है। इस रोग का प्रसार लैंगिक संभोग, संक्रमित व्यक्ति के रक्त का अन्य व्यक्ति को चढ़ाना और गर्भनाल अर्थात प्लेसेंटा के संपर्क से हो सकता है, इसलिए बी सही है। ये वायरस व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार हैं। टी लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट करते हैं, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। पेनिसिलिन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पेनिसिलिन प्रतिरोधी जीवाणु इस प्रतिजैविक को रसदानी में संग्रहित कर सकते हैं। पेनिसिलिन प्रतिरोधी जीवाणु इस प्रतिजैविक को बीटा लैक्टेमेज नामक एंजाइम द्वारा निम्नीकृत कर सकते हैं, यही सही है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसका प्रयोग विषाणु संक्रमण के उपचार हेतु किया जाता है। कुछ जीवाणुओं में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो एंटीबायोटिक को निष्क्रिय कर देते हैं। पेनिसिलिन प्रतिरोधी जीवाणुओं में पाया जाने वाला बीटा लैक्टेमेज एंजाइम पेनिसिलिन के सक्रिय कारक बी लैक्टियम रिंग को नष्ट कर देते हैं, जिससे यह एंटीबायोटिक निष्क्रिय हो जाती है। हैजा के विषय में कथन सही है। यह एक रोग है जो संदूषित खाद्य या जल के सेवन करने से होता है। हैजा विब्रियो कॉलेरा जीवाणु से होने वाला रोग है जो संदूषित खाने व जल से होता है। इसमें उल्टी दस्त के कारण शरीर में डिहाइड्रेशन, जल की कमी की स्थिति आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यकृत शोथ सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है। तो हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है। इसका वायरस संक्रमित सुई या सुरक्षित यौन संबंधों से भी फैल सकता है। इसका टीका वैक्सीन 1982 से उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि हेपेटाइटिस सी का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है, दोनों सही हैं। जीका वायरस रोग तथा डेंगू दोनों एडीज मच्छरों द्वारा संचारित होता है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना भी संभव है। यह रोग गर्भवती माँ से गर्भस्थ शिशु में जा सकता है तथा वर्टिकल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तथा शिशु में अपूर्ण विकास की वजह भी बन सकता है। H1N1 विषाणु प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू यह एक संक्रामक विषाणु जनित रोग है। इस रोग को फैलाने के लिए वायरस का नाम इन्फ्लुएंजा H1N1 है। यह रोग सर्वप्रथम अप्रैल 2009 में अमेरिका और फिर मेक्सिको में फैला। इसका वायरस सूकरों में पाया जाता है। सूकरों के सीधे संपर्क में आने से इसके वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इन रोग के सामान्य लक्षण तेज बुखार, उल्टी एवं दस्त, शरीर में दर्द तथा खांसी आना इत्यादि। बर्ड फ्लू एक विषाणु जनित रोग है। इस विषाणु को इन्फ्लुएंजा ए या टाइप ए विषाणु कहते हैं। यह आमतौर पर पक्षियों में पाया जाता है, किंतु यह वायरस कभी कभी मानव सहित अन्य कई स्तनधारियों को भी संक्रमित कर देता है। इन्फ्लुएंजा ए का एक उप प्रकार H5N1 है जो पक्षी इन्फ्लुएंजा का मुख्य कारक है। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया, छोटी माता, चिकन पॉक्स, चेचक, स्मॉल पॉक्स। उपयुक्त में से किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? तीसरा जो है चेचक का। डिप्थीरिया यह एक संक्रामक रोग है। यह रोग प्रायः गले में होता है और इसमें टॉन्सिल भी संक्रमित हो जाते हैं। इस रोग का कारण कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु है। इस रोग के लक्षण है नाक का बहना, गले में दर्द, बुखार, बीमार महसूस करना। डिप्थीरिया से सुरक्षा के लिए बच्चों को DPT का टीका लगवाया जाता है। छोटी माता यह वेरिसेला
जोस्टर विषाणु से फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी संक्रमित निःसृत पदार्थ के सांस के साथ अंदर जाने से फैलती है। इसका उन्मूलन अभी तक भारत से नहीं हुआ है। चेचक वेरियोला विषाणु के संक्रमण से होने वाला एक संक्रामक रोग है। ब्रिटिश वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर द्वारा इसके टीके का आविष्कार किया गया। वर्ष 1980 में संपूर्ण विश्व में चेचक के उन्मूलन की घोषणा WHO द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त 27 मार्च 2014 को दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में पोलियो के उन्मूलन की घोषणा भी की गई। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाता है? एड्स हो सकता है। एड्स और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी व सी तथा एड्स का खतरा गलत तरीके से टैटू बनवाने के कारण हो सकता है, क्योंकि टैटू बनवाने वाले उपकरण स्तरीय नहीं होते हैं। इन दोनों ही बीमारियों का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य तथा शरीर के अन्य द्रव से होता है। हेपेटाइटिस बी व्यक्ति के यकृत को प्रभावित करता है, जबकि एड्स शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में उपस्थित टी लसिका अणुओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और व्यक्ति के रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है। टैटू बनवाने से अन्य कई तरह की त्वचा संबंधी विकार भी होने लगते हैं, संभावना रहती है। कई बार इससे त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर भी होने की संभावना रहती है। चिकनगुनिया वायरस से होने वाली एक बीमारी है, जिसमें वायरस संक्रमण के 4 दिनों तक बाद अचानक बुखार आता है, जो सामान्यतः 2 से 7 दिनों तक भी रहता है। इसके अतिरिक्त जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन होता है। इस वायरस का मानव में संचरण एडीज एल्बोपिक्टिस तथा एडीज इजिप्टी नामक मच्छर से होता है। सूक्ष्मजीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। कौन सही है इसमें से? पहला और तीसरा सही है, क्योंकि खसरा जीवाणु द्वारा नहीं बल्कि विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होता है। जानवरों में गाय के खुर एवं मुंह के रोग भी विषाणु द्वारा होते हैं। सूक्ष्म जीव उनसे होने वाले रोग और रोगों की संचरण के तरीके का विवरण नीचे दिया गया है। खसरा विषाणु वायु में संचरण, चिकन पॉक्स विषाणु वायु में से सीधा संचरण, पोलियो विषाणु वायु और जल से संक्रमण, हेपेटाइटिस ए विषाणु जल से संक्रमण, क्षय रोग जीवाणु वायु से संक्रमण, हैजा जीवाणु जल और भोजन से संक्रमण, टाइफाइड जीवाणु जल से संक्रमण, मलेरिया प्रोटोजोआ मच्छर से संक्रमण, अतिसार प्रोटोजोआ जल से संक्रमण, रोगवाहक हैजा घरेलू मच्छर गलत है, मलेरिया मादा एडीज ठीक है, डेंगू मादा एनीफिलीज दोनों सही, दूसरा तीसरा सही है लग रहा है, लेकिन नहीं, सिर्फ पहला सही है। एक केवल पहला सुमेलित है। घरेलू मक्खी हैजा रोग के वाहक का कार्य करती है। मादा एनीफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी के वाहक का उदाहरण है और मादा एनीफिलीज परजीवी के वाहक का उदाहरण है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के विषाणु का वाहक है। इन विट्रो निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तकनीक से निषेचन होने पर युग्मज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। युग्मज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परकदली शिशु बेबी कहते हैं, क्योंकि शिशु का विकास परकदली में होता है। इसमें केवल पहला सही है। शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन इन विट्रो निषेचन कहलाता है। यदि निषेचन के लिए शुक्राणु अंडवाहिनी अवरुद्ध होने के कारण
तक नहीं पहुंच पाते तो ऐसे में चिकित्सक ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं जिससे इन विट्रो निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होने के बाद शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परकनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परकनली में नहीं होता है। जनन का पहला चरण निषेचन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। केवल पहला सही है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों एकल कोशिकाओं के उदाहरण हैं। इनका संलयन निषेचन कहलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदलता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होकर विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। यह विकसित संरचना भ्रूण कहलाती है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। इस विकास काल में भ्रूण की अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु तथा जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। क्योंकि कुछ अंडप्रजक जंतु में निषेचन शरीर के बाहर तो कुछ में शरीर के अंदर ही होता है। मुर्गी में निषेचन आंतरिक निषेचन का उदाहरण है। अनेक जंतुओं मेंढक, टूंट, मछली, स्टारफिश इत्यादि में निषेचन मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपने लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते हैं। शुक्राणु अंडकोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, उस बाह्य निषेचन कहलाता है। सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में विचार कीजिए। मुकुलन, इसमें सिर्फ कायांतरण लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलना यही सही है। पौधों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती हैं। एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। मुकुलन और द्विखंडन अलैंगिक जनन की विधियां हैं। हाइड्रा में नए जीव का विकास मुकुलन की प्रक्रिया से तथा अमीबा में नए जीव का विकास द्विखंडन की प्रक्रिया से होता है। इसलिए 1 और 2 सुमेलित नहीं है। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे जिससे मादा शिशु विकसित होगी। जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो नर शिशु विकसित होगा। पुरुष में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है जिन्हें X एवं Y कहते हैं। शिशु के लिंग निर्धारण में पूर्णतः पुरुष के गुणसूत्र उत्तरदायी हैं, जिसमें महिला की गुणसूत्र की कोई भूमिका नहीं होती है। ये तो गलत है। सभी कथन सही हैं। डी, सभी मनुष्यों की कोशिकाओं की केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र अर्थात एक जोड़ा लिंग सूत्र है जिन्हें X एवं Y कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। युग्मक में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में हमेशा एक X गुणसूत्र होता है जबकि शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, एक
में X गुणसूत्र तथा दूसरे प्रकार में Y गुणसूत्र होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो युग्मक में XX गुणसूत्र होगा और यह मादा होगी। जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो युग्मक में XY गुणसूत्र होगा और यह नर होगा। इस प्रकार यह आसानी से समझा जा सकता है कि युग्मक का लिंग निर्धारण शुक्राणु के गुणसूत्र पर निर्भर करता है जो पुरुषों से प्राप्त होता है। अतः यह धारणा कि लिंग निर्धारण में माँ उत्तरदायी है पूर्णतः निराधार एवं अन्याय संगत भी है। निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? अर्नस्ट हैकेल, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट व्हिटेकर और कार्ल बोस। तो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट व्हिटेकर और कार्ल बोस ने सारे जीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया था। व्याधि और कारक पेप्टिक व्रण वायरस मतलब इसमें कौन सा ही है? तो पेप्टिक व्रण का बैक्टीरिया होगा और डेंगू का वायरस होगा और फील पाँव का क्रीमी होगा, मलेरिया का प्रोटोजोआ होगा। पेप्टिक वर्ड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जीवाणु से होता है। इसके उपचार से संबंधित खोज के लिए रॉबिन वारेन तथा बैरी मार्शल को शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषधि के लिए सन 2005 में नोबेल पुरस्कार मिला। टाइफाइड, हैजा, एंथ्रेक्स तथा मुहासे बैक्टीरिया के कारण होने वाले कुछ अन्य रोग हैं। डेंगू, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, कोरोना तथा एड्स वायरस से होने वाले रोग हैं। फील पाँव नामक रोग कृमि की विभिन्न स्पीसीज द्वारा होता है। सामान्य त्वचा रोग विभिन्न प्रकार की फंजाई द्वारा होता है। मलेरिया, काला जर, लेशमानिया प्रोटोजोआ से तथा निंद्रालु व्याधि ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। एंटीबायोटिक के संदर्भ में ये सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं और यही सही है। एंटीबायोटिक सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। उदाहरण, बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। पेनिसिलिन उनकी इस प्रक्रिया को बाधित कर देता है जिस कारण वे कोशिका भित्ति नहीं बना पाते और सरलता से मर जाते हैं। मानव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव उन पर नहीं होता। अतः कथन एक सही है। वायरस में बैक्टीरिया के जैसा कोई मार्ग नहीं होता जिससे बाधित करने से उनकी मृत्यु हो जाए। इसी कारण कोई एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं है, इसलिए दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षय रोग वायु द्वारा संचरित हो सकता है। हैजा दूषित पानी से संचरित हो सकता है। दोनों सही है, तीसरा गलत है। क्षय रोग वायु द्वारा तथा हैजा दूषित जल द्वारा संचरित हो सकता है। लैंगिक एड्स लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण, गर्भावस्था में रोगी माता से शिशु को अथवा माता द्वारा शिशु का स्थानांतरण द्वारा भी संचरित हो सकता है। प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करते हैं। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को दर्शाते हैं। टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जा सकता है। तीनों सही है।
HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार HIV/AIDS से बहुत से प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे संक्रमण का मुकाबला नहीं कर पाता। प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में प्रवेश करने वाले रोगों से लड़कर उन्हें समाप्त करता है। इसलिए गंभीर संक्रामक रोग ये दर्शाते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र रोगों से लड़ने में असफल हो रहा है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन तथा पोषण आवश्यक है। टीकाकरण का सामान्य नियम शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाना और रोग को रोकना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र का पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। पहला और दूसरा दोनों सही है। बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसीलिए एंटीवायरस औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषध के बनाने की अपेक्षा कठिन है। एडवर्ड जेनर ने पाया कि चेचक का वायरस गो चेचक के वायरस का निकट संबंधी है। उन्होंने देखा कि जिन्हें गो चेचक हुआ था उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुआ। चूँकि गो चेचक एक मंद रोग है इसलिए एडवर्ड जेनर ने जानबूझकर लोगों को गो चेचक दिया और पाया कि अब वे लोग भी चेचक के प्रतिरोधी हैं। इसी प्रक्रिया में जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। शुक्राणु नर जनन तंत्र के संदर्भ में शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से अधिक होता है। टेस्टोस्टेरॉन नर में शुक्राणु उत्पादन तथा यौनावस्था के लक्षणों के नियंत्रण का कार्य करता है। तो दूसरा सही है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थिर होते हैं क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, इसलिए पहला गलत है। टेस्टोस्टेरॉन नर में शुक्राणु उत्पादन तथा यौनावस्था के लक्षणों के नियंत्रण का कार्य करता है, इसलिए कथन 2 सही है। मादा जनन तंत्र के संदर्भ में मादा में अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। निषेचन का कार्य मादा के गर्भाशय में संपन्न होता है। प्लेसेंटा भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष संरचना है। सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो दूसरा सही नहीं है, बाकी सब सही है। मादा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, इसलिए पहला सही नहीं है। निषेचन का कार्य मादा की अंड वाहिका में संपन्न होता है। निषेचन के पश्चात निषेचित अंड अथवा युग्मनज गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, इसलिए दूसरा सही नहीं है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, जिसके लिए प्लेसेंटा नामक एक विशेष संरचना होती है। गोनेरिया, सिफिलिस, मस्सा, HIV कौन से रोग वायरस से जनित हैं? HIV तो सीधे सीधे दिख रहा है। चौथा मस्सा बस नहीं है। तीसरा सी, तीसरा और चौथा गोनेरिया तथा सिफिलिस जीवाणु जनित, जबकि मस्सा तथा HIV विषाणु जनित रोग हैं। उल्लेखनीय है कि सभी रोग लैंगिक संचरण से भी हो सकते हैं। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से विविधता अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से अधिक होती है। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं, जिनके एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त
होता है उसे प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसलिए सी सही है, 1 और 2। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से विविधता अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से अधिक होती है। जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे अप्रभावी लक्षण और दूसरे को अप्रभावी लक्षण एक को प्रभावी दूसरे को अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। लिंग निर्धारण के संदर्भ में कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे युग्मक के उष्मायन यानी कि ताप पर निर्भर करता है। घोंघे में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक नहीं होता है। मनुष्य में बच्चों के लिंग का निर्धारण उन्हें पिता से प्राप्त हुए गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ये तो सही है, तो तीनों सही है। कुछ स्पीशीज पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसीलिए कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा। घोंघे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि घोंघे में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक नहीं होता है। मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूप से युग्म नहीं होते हैं। इनमें अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, लेकिन एक युग्म जिसे लिंग सूत्र कहते हैं जो हमेशा पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है और दोनों ही एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र एक्स और दूसरा वाई कहलाता है। इस प्रकार स्त्रियों में डबल एक्स और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, जबकि लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार गुणसूत्र वाई है जो पिता से मिलता है। इसलिए मनुष्यों में बच्चों का लिंग निर्धारण उन्हें पिता से प्राप्त हुए गुणसूत्र पर निर्भर करता है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया। डार्विन के प्रयासों से यही पहला ही सही है। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया। डार्विन का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ, जबकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति की कार्यविधि की जानकारी मेंडल के प्रयोगों से मिलती है। पक्षियों, सरीसृप, जल, स्थलचर और स्तनधारियों के 4 पाद होते हैं। पहला ही सही है। पक्षियों, सरीसृप, जल, स्थलचर और स्तनधारियों के 4 पाद होते हैं। सामान्यतः इन सभी में पैरों की आधारभूत संरचना एक समान है। यद्यपि विभिन्न कशेरुकों में अलग अलग कार्यों के लिए इनमें रूपांतरण हुआ है। जीवों में किसी अंग की आकृति में समानताएं होने का एकमात्र कारण समान पूर्वज परंपरा नहीं है। एनिमल की कथनों पर विचार कीजिए। जीवों में पंख और आँख दोनों ही एक व्यापक अनुकूलन का परिणाम है। आणविक जातिवृत्त जीवों में विकासीय संबंधों को खोजने का एक अध्ययन है। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। जीवों में पंख जो संभवतः ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, धीरे धीरे उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए, जो कि एक व्यापक अनुकूलन का उदाहरण है। पंख के समान ही आँख भी जीवों में एक व्यापक अनुकूलन परिणाम है। अलग अलग जीवों कीट, ऑक्टोपस व कशेरुकी जीव में आँखों की संरचना भी अलग अलग होती है, जिसका मुख्य कारण उनकी अलग अलग विकासीय उत्पत्ति है। कोशिका विभाजन के समय डीएनए में परिवर्तन से प्रोटीन में भी परिवर्तन आता है, जो कि उत्तरोत्तर पीढ़ियों में संचित होता जाता है। यह परिवर्तन किस समय हुआ
आणविक जातिवृत्त यही बताता है। आणविक जातिवृत्त जीवों में विकासीय संबंधों को खोजने का एक अध्ययन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव जैव विकास के शिखर पर है। जीव के निम्न अभिरूप से उच्चतर अभिरूप की प्रगति को विकास कहा जा सकता है। कौन सा सही है? न तो पहला सही है न तो दूसरा सही है। मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है, वरन जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक स्पीसीज है। जीव के निम्न अभिरूप से उच्चतर अभिरूप की प्रगति को विकास नहीं कहा जा सकता, वरन विकास ने अधिक जटिल शारीरिक अभिकल्प उत्पन्न किए हैं, जबकि सरलतम शारीरिक अभिकल्प भली भांति अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का आनुवंशिक पदार्थ है? न्यूक्लिक अम्ल। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है। अधिकांश जीवों में यह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए है। डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटने के लिए दूसरे बृहद अणुओं से मुक्त शुद्ध रूप में होना चाहिए। जीन हिस्टोन प्रोटीन के साथ गूंथे हुए डीएनए पर स्थित होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सही हैं। डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटने के लिए दूसरे बृहद अणुओं से मुक्त शुद्ध रूप में होना चाहिए। डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए दूसरे बृहद अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन, बहुशर्करा, लिपिड के साथ मोचित हो सके। यह तभी संभव है जब जीवाणु कोशिका पादप या जंतु ऊतक, लाइसोजाइम जीवाणु, सेलुलोज पादप कोशिका, काइटिनेज कवक जैसे एंजाइम द्वारा संसाधित किए जाते हैं। जीन डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं। वह हिस्टोन जैसे प्रोटीनों के साथ गूंथे रहते हैं। मायोपिया निकट दृष्टि दोष। प्रेस्बायोपिया दृष्टि के निकट बिंदु का धुंधला पड़ना यानी निकट दृष्टि दोष। हाइपर मेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष। तीनों सही है। तीनों सही है। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है। निकट दृष्टि वाले व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। हाइपर मेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है। हाइपर मेट्रोपिया वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ आमतौर पर आँख की पुतलियों की शक्ति कम हो जाती है। ज़्यादातर लोगों में निकट बिंदु धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। इनके लिए सुधारात्मक चश्मे की बिना आसपास की वस्तुओं को आराम से और स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो जाता है। इस दोष को प्रेस्बायोपिया कहा जाता है। खसरा रूबेला के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खसरा और रूबेला दोनों ही विषाणु के कारण होते हैं। रूबेला विशेष चिंता का विषय है क्योंकि यह गंभीर जन्मजात दोष पैदा कर सकता है। खसरे से निमोनिया, दस्त और इंसेफ्लाइटिस जैसी द्वितीयक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो तीनों सही हैं। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक विषाणु है जो खांसी और छींक के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। रूबेला, जिसे जर्मन खसरा भी कहा जाता है, एक संक्रामक विषाणु संक्रमण है जिसे इसके विशिष्ट लाल चकत्ते द्वारा जाना जाता है। इस प्रकार ये दोनों संचारी रोग हैं। रूबेला खसरा की तुलना में एक मामूली रोग का कारण बनता है, लेकिन यह विशेष चिंता का विषय है। यदि यह एक गर्भवती महिला संक्रमित हो जाती है तो यह विषाणु गंभीर
जन्मजात दोषों का कारण बन सकता है। यह नवजात शिशुओं में अंधापन, बहरापन, मानसिक मंदबुद्धि और हृदय दोष का कारण बन सकता है। खसरा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और निमोनिया, अंधापन, दस्त और इंसेफ्लाइटिस जैसी द्वितीयक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। ये दुर्बलताकारी प्रभाव 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 20 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों में सबसे आम है। यदि कोई बच्चा ठीक हो जाता है तो भी वह अस्थायी विकलांगता का शिकार हो सकता है। इसलिए कथन 3 सही है। मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाला एक तीव्र श्वसन संक्रमण है जो केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैलता है। मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस 4 प्रकार के होते हैं। भारत में इन्फ्लुएंजा के विरुद्ध टीकाकरण राष्ट्रीय इन्फ्लुएंजा टीकाकरण नीति के अंतर्गत किया जाता है। दोनों सही हैं, सिर्फ दूसरा सही है। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाला मौसमी इन्फ्लुएंजा एक तीव्र श्वसन संबंधी संक्रमण है जो विश्व की सभी जगहों में पाया जाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 प्रकार होते हैं, ABC और D। इन्फ्लुएंजा A और B विषाणु द्वारा फैलते हैं और मौसमी महामारी का कारण बनते हैं। से कथन 2 सही है। क्वाड्रीवेलेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में 2 A वायरस स्ट्रेन और H1 और N1 और H3N2 और 2 B वायरस स्ट्रेन विक्टोरिया और यामागाटा शामिल हैं और यह 18 से 64 आयु वर्ग में सक्रिय टीकाकरण के लिए उपयोगी है। प्रत्येक वर्ष उच्च संक्रमण और मृत्यु दर के बावजूद भारत में इन्फ्लुएंजा टीकाकरण के लिए कोई राष्ट्रीय नीति मौजूद नहीं है, इसलिए तीसरा सही नहीं है। पशुजन्य रोगों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये रोग प्राकृतिक रूप से पशुओं से मनुष्यों को संचारित हो सकते हैं। निपाह वायरस एक पशुजन्य रोग है, दोनों सही हैं। पशुजन्य रोग ऐसा रोग या संक्रमण है जो प्राकृतिक रूप से कशेरुक पशुओं से मनुष्यों में स्थानांतरित होता है। इस प्रकार प्रकृति में पशुजन्य संक्रमण को बनाए रखने में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। पशुजन्य रोग जीवाणु जनित, विषाणु जनित या परजीवी प्रकृति के हो सकते हैं और इसमें गैर परंपरागत वाहक भी शामिल हो सकता है। निपाह वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा, रेबीज, जापानी इंसेफ्लाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस, हंटा वायरस, सार्स, सिस्टिसर्कोसिस, एंथ्रेक्स, प्लेग, इचिनेकोकोसिस एवं सिस्टोमियासिस, क्यासानूर, वन रोग, KFD आदि पशुजन्य रोग हैं। कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से इनमें पाया जाता है। मानव आंत में ई कोलाई जीवाणु आमतौर पर स्वस्थ लोगों और पशुओं की आंतों में रहता है। ई कोलाई की अधिकांश प्रजातियां हानिरहित हैं या अपेक्षाकृत दस्त का कारण बनती हैं, लेकिन ई कोलाई O157 और H7 जैसे कुछ स्ट्रेन अत्यंत खतरनाक हैं जो पेट में तेज ऐंठन, खूनी दस्त और उल्टी का कारण बन सकते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के संदर्भ में, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मच्छर के काटने से फैलता है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, दोनों सही हैं। लिम्फेटिक फाइलेरिया के बारे में, लिम्फेटिक फाइलेरिया इसे आमतौर पर एलिफेंटाइसिस के रूप में जाना जाता है, एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है। इसका संक्रमण तब होता है जब मच्छरों के माध्यम से फाइलेरिया परजीवी मनुष्यों में प्रेषित होते हैं। LF रोग मुख्य रूप से
वूचेरेरिया बैनक्राफ्टी के कारण होता है और क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा फैलता है। लिम्फेटिक फाइलेरिया लसिका प्रणाली को हानि पहुंचाता है और शरीर के अंगों के आकार में असामान्य रूप से वृद्धि का कारण बन जा सकता है, जिससे दर्द, गंभीर विकलांगता और सामाजिक वंचना का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिवर्ष दोहराए जाने वाले सुरक्षित चिकित्सा संयोजनों के साथ निवारक कीमोथेरेपी के माध्यम से संक्रमण के प्रसार को रोककर लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त किया जा सकता है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग संचारी रोगों का एक विविध समूह है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय स्थितियों में पाए जाते हैं। इन्हें उपेक्षित कहा जाता है क्योंकि जो लोग इन बीमारियों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं वे अक्सर सबसे गरीब होते हैं, जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों, शहरी झुग्गियों या संघर्षरत क्षेत्रों में रहते हैं। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियां निर्धन लोगों में अधिक होती हैं और विकासशील देशों में विशेष रूप से केंद्रित होती हैं। कुछ उदाहरणों में शामिल हैं डेंगू और चिकनगुनिया, नींद की बीमारी, कुष्ठ रोग, हैंसन रोग, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, रेबीज, सर्पदंश, विषाक्तता, ट्रैकोमा आदि। रोटावैक टीके के संदर्भ में, यह रोटा वायरस के कारण बाल्यावस्था में होने वाले डायरिया से सुरक्षा प्रदान करेगा। यह भारत का पूर्णतः स्वदेशी विकसित पहला टीका है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्री क्वालिफाइड करार दिया गया है। दोनों सही हैं। पहली बार भारत में संकलित संसाधनों से परिकल्पित तथा विकसित किए गए रोटावैक नामक टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्री क्वालिफाइड करार दिया गया है। हालांकि अभी तक भारत से कई टीकों को प्री क्वालिफाइड करार दिया गया है, लेकिन यह पहला ऐसा टीका है जो पूर्ण रूप से स्वदेश विकसित है। हैदराबाद अवस्थित भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित रोटावैक टीका को पहले ही 2006 में भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जा चुका है। प्री क्वालिफाइड का अर्थ है कि यह टीका अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जा सकता है। रोटावैक टीका रोटावायरस के कारण बाल्यावस्था में होने वाले डायरिया से सुरक्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसके कारण काला आजार नामक बीमारी होती है? प्रोटोजोवन परजीवी के कारण। काला आजार ऐतिहासिक काल से भारत की एक गंभीर चिकित्सीय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या रही है। इसे विस्केरल लेशमैनियासिस के रूप में भी जाना जाता है। यह धीमी गति से विकास करने वाली स्वदेश जन्य बीमारी है जो लिशमैनिया कोसारू के प्रोटोजोवन परजीवी के कारण होती है। बंगाल को विश्व में काला आजार का प्राचीनतम स्थानिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। भारत में लिशमैनिया डोनोवानी एकमात्र परजीवी है जो इस बीमारी का कारण है। यह परजीवी मुख्य रूप से व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली के रेटिकुलम एंडोथेलियल प्रणाली को संक्रमित करता है। यह मादा मधुमक्षिका से फैलता है। पीला ज्वर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्य रूप से पटरोपीड फल चमगादड़ द्वारा संक्रमित होता है। पिछले वर्षों में रिपोर्ट किए गए इसके अधिकतम मामले उप सहारा अफ्रीका के हैं। दोनों केवल दूसरा सही है। पीत ज्वर मुख्य रूप से संक्रमित एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है, न कि पटरोपीड फ्रूट बैट द्वारा। जब मच्छर संक्रमित मानव या बंदर को काटते हैं तो ये वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। एडीज इजिप्टी मच्छर की नस्ल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, आर्द्र और
अर्ध आर्द्र वातावरण में पाई जाती है। यह मच्छर की एक व्यापक प्रजाति है जिसमें इसके घरेलू आबादी के साथ साथ उप सहारा अफ्रीका में पाया जाने वाला पैतृक प्रकार भी शामिल है। पिछले वर्षों में पीत ज्वर के रिपोर्ट किए गए ज़्यादातर मामले उप सहारा अफ्रीका में पाए गए। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। एडिस इजिप्टी मच्छर जीका, चिकनगुनिया और डेंगू वायरस भी फैलाता है। पीत ज्वर को रोकने के लिए टीकाकरण सबसे अच्छा संभव उपाय है। जीका वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक मच्छर संचारित संक्रमण है। ठीक। बाद में जीका वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया था। वर्तमान में जीका वायरस न तो कोई उपचार है न कोई टीका उपलब्ध है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। जीका वायरस मच्छरों द्वारा संचारित संक्रमण है। यह एक संक्रमित मादा मच्छर मुख्यतः एडीज इजिप्टी के काटने से फैलता है। भारत में जीका वायरस का पहला मामला 2017 में गुजरात के अहमदाबाद में देखने को मिला था। वर्तमान में इसके उपचार के लिए कोई टीका या दवा उपलब्ध नहीं है। मच्छर के काटने से रोकने के माध्यम ही सबसे अच्छी सुरक्षा है। जीका वायरस के लक्षण हल्के होते हैं और आमतौर पर इसके लिए सामान्य उपचार की आवश्यकता होती है, जैसे आराम करना, पर्याप्त तरल पदार्थ पीते रहना और सामान्य दवाओं से दर्द व बुखार का इलाज करना। इबोला वायरस के संदर्भ में इबोला यह संक्रमित लोगों के रक्त या अन्य शारीरिक तरल के प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क में आने के माध्यम से फैलता है। यह वायरस जंगली जानवरों में मनुष्यों में फैलता है। सिएरा लियोन में बूम्बली नामक एक नया इबोला विषाणु खोजा गया है। तीनों सही है। इबोला वायरस एक विकट गंभीर रोग का कारण बनता है जो उपचार न मिलने पर घातक सिद्ध हो सकता है। इबोला वायरस रोग सर्वप्रथम वर्ष 1976 में सामने आया जब दक्षिण सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इसके प्रकोप को दो घटनाएं प्रकाश में आईं। कांगो में इसका प्रकोप इबोला नदी के पास एक गांव में हुआ था, जिसके चलते इसका नाम इबोला पड़ा। इबोला वायरस रोग ईवीडी को पहले इबोला हेमोरैजिक बुखार के नाम से जाना जाता था। यह वायरस जंगली जानवरों से मनुष्यों में फैलता है और मानव आबादी में एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संचरण के माध्यम से फैलता है। ऐसा माना जाता है कि पाटरोपोडिडे परिवार के फ्रूट बैट यानी कि फल खाने वाली एक चमगादड़ प्रजाति इबोला वायरस के प्राकृतिक वाहक होते हैं। मानव आबादी में इबोला का प्रवेश चिंपैंजी, गोरिल्ला, फ्रूट बैट, बंदर, वनों में रहने वाले चिकारा मृग और पोर्क्यूपाइन जैसे संक्रमित जानवरों के रक्त, शरीर, स्राव, अंगों आदि के निकट संपर्क में आने से हुआ है। इसके बाद इबोला का संचार मानव प्रत्यक्ष संपर्क से हुआ, जहां संक्रमित व्यक्ति के रक्त, शारीरिक स्राव, अंगों आदि और इन स्रावों के संक्रमित सतहों और सामग्रियों के संपर्क में दूसरे लोग आए। जुलाई 2018 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के उत्तरी किवू प्रांत में इबोला वायरस का प्रकोप सामने आया। सिएरा लियोन में चमगादड़ों के अंदर इबोला वायरस की नई बूम्बली प्रजाति पाई गई। अभी तक यह ज्ञात नहीं हुआ है कि वायरस की नई बूम्बली प्रजातियां जो शोधकर्ताओं के अनुसार मनुष्यों में संचारित हो सकती हैं, घातक इबोला रोग में विकसित हो सकती हैं अथवा नहीं। अर्थ बायोजीनोम परियोजना के संबंध में इसका उद्देश्य पृथ्वी पर ज्ञात सभी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक प्रजातियों के डीएनए का अनुक्रमण करना है। यह परियोजना पृथ्वी पर जीवन के विकास और संगठन को समझने में मदद करेगी। केवल दूसरा सही है।
अर्थ बायोजीनोम परियोजना का उद्देश्य सभी ज्ञात यूकैरियोटिक एक समूह है जिसमें पादप, पशु कवक और अन्य जीव शामिल हैं। इनकी कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है जिसमें इनके गुणसूत्र डीएनए पाए जाते हैं। प्रजातियों के डीएनए को अनुक्रमित करना है। इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रोकैरियोटिक प्रजातियों का अनुक्रमण शामिल नहीं है। अर्थ बायोजीनोम परियोजना का केंद्रीय लक्ष्य यूकैरियोट्स की 1.5 मिलियन ज्ञात प्रजातियों के जीनोमों को अनुक्रमित और कार्यात्मक रूप से टिप्पणीबद्ध करके पृथ्वी पर जीवन के विकास और संगठन को समझना है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक समेत झिल्ली संबद्ध कोशिकांग होते हैं। यूकैरियोट्स एकल कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। उदाहरणतः मानव, पादप, कवक और कीट। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक प्रजाति का एक उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक या कोई अन्य झिल्ली संबद्ध कोशिकांग नहीं होता है। बकरी प्लेग के संबंध में, यह एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग सीधे जानवरों से मनुष्यों में फैलता है और श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बनता है। इस रोग की रोकथाम के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है, केवल पहला सही है। बकरी प्लेग, जिसे पेस्ट डेस पेटिस रूमिनेंट्स भी कहा जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक पशु रोग है जो छोटे रूमिनेंट्स स्तनधारी जो पहले पेट में भोजन संचित करता है फिर उसे चबाता है को प्रभावित करता है। यह बकरियों और भेड़ों में होने वाला एक विषाणु जनित रोग मसूरिका अथवा मोरबिली वायरस के कारण है, जिसके लक्षण है बुखार, मुंह में घाव, दस्त, निमोनिया। कभी कभी इससे पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। यह विषाणु आंसू, नाक का निर्वहन, खांसी और संक्रमित जानवरों के मल से स्रावित होता है। हालांकि पीपीआर विषाणु लंबे समय तक हवा में नहीं रहता है और यह मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है। संक्रमित जानवरों के लिए इस रोग का कोई उपचार नहीं है। इस रोग की रोकथाम के लिए टीकाकरण एकमात्र उपाय है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है? निमोनिया, टाइफाइड, मलेरिया, धनुस्तंभ। मलेरिया जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि से संबंधित जीवों को एक विस्तृत श्रृंखला मानव में रोगों के कारण बन सकती है। रोग पैदा करने वाले ऐसे जीवाणु को रोगाणु कहा जाता है। इस प्रकार अधिकांश परजीवी रोगाणु होते हैं क्योंकि वे परपोषी में रहते हुए उन्हें हानि पहुंचाते हैं। सल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जो मानव में टाइफाइड बुखार का कारक है। ये रोगाणु सामान्यतः दूषित भोजन और जल के माध्यम से छोटी आंत में प्रवेश करते हैं और रक्त के माध्यम से अन्य अंगों में फैल जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे जीवाणु मनुष्यों में निमोनिया रोग के कारण बनते हैं, जो फेफड़ों के वायु कोश हवा से भरी थैलियों को संक्रमित करते हैं। संक्रमण के परिणाम स्वरूप वायु कोश में द्रव भर जाता है, जिसमें श्वसन में गंभीर समस्याएं होती हैं। टिटनेस एक गैर संक्रामक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु के बीजाणुओं के संपर्क में आने से होता है, जो विश्व भर में मिट्टी और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। जीवाणुओं के बीजाणुओं से संक्रमित घावों में अवायवीय परिस्थितियों में उत्पादित न्यूरोटॉक्सिन से टिटनेस हो जाता है। प्लाज्मोडियम नामक एक छोटे प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां उत्तरदायी हैं। विषाणुओं के संबंध में ये निर्जीव होते हैं और डीएनए या आरएनए से बने होते हैं। ये स्वयं
ही प्रतिकृति तैयार कर सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ये निर्जीव होते हैं और प्रोटीन की परत से घिरे हुए डीएनए या आरएनए से बने होते हैं। अतः कथन एक सही है। विषाणु की एक संरचना होती है जिसमें एक केंद्र और एक आवरण होता है। केंद्र में आनुवंशिक तत्व होते हैं जो डीएनए या आरएनए होता है। आवरण एक प्रोटीन की परत होती है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। ये अपना प्रतिरूप तैयार कर सकते हैं लेकिन ये स्वयं प्रजनन नहीं कर सकते हैं। ये जब जीवित कोशिका के अंदर होते हैं केवल तभी प्रजनन में सक्षम होते हैं। यद्यपि विषाणु में जीवित जीवों की तरह आनुवंशिक तत्वों के रूप में न्यूक्लिक एसिड होते हैं लेकिन ये प्रजनन के लिए स्वयं डीएनए के प्रतिरूप के नहीं बन सकते। ये जीवित कोशिका के भीतर ही प्रजनन करने के लिए स्वयं के प्रतिरूप बना सकते हैं और क्योंकि उनके आनुवंशिक तत्व डीएनए और आरएनए होते हैं अतः ये संक्रामक गुणों में बदलाव पश्चात उत्परिवर्तन दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें निर्जीव माना जाता है क्योंकि ये गैर कोशिकीय होते हैं। उनके पास स्वयं का कोई एंजाइम नहीं है और उन्हें क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। इन्फ्लुएंजा, पोलियो, गलगंड रोग, रेबीज, चेचक, एड्स, कोरोना और डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से संचरित जैसे रोग विषाणु के कारण होते हैं। एडोनेला सकैसिस क्या है? जीवाणु जो पीईटी प्लास्टिक को पचाने में सक्षम हो। जापान के वैज्ञानिकों ने एडोनेला सकैसिस नामक एक ऐसे जीवाणु की खोज की है जो एकल प्रयोग हेतु पेय पदार्थों की बोतल में इस्तेमाल किए गए पॉलीथाइलिन टेरेफ्थेलेट प्लास्टिक को पचा सकता है। यह पेटेज के रूप में पहचाने जाने वाले एक एंजाइम, एक प्रकार का प्रोटीन जो रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज कर सकता है, को स्रावित करके कार्य करता है। यह एंजाइम पीईटी में विशेष रासायनिक यौगिकों को विभाजित करता है। बचे हुए छोटे अणुओं को बैक्टीरिया द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। हालांकि कुछ पहले से ही बैक्टीरिया एंजाइमों में पहले से ही धीरे धीरे पीईटी को पचाने की क्षमता मौजूद है। इस नए एंजाइम से पीईटी के अपघटन में विशेष सहायता मिलेगी। पेटेज एक प्रकार का प्रोटीन है जो रासायनिक पाचन करने में सक्षम है। यह भौतिक रूप से पीईटी सतहों को आबद्ध कर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कार्य करता है जिससे यह जैव रिएक्टरों में पुनर्चक्रण के लिए उपयुक्त है। हालांकि यह एक चिंता का विषय है और यदि और अधिक बैक्टीरिया प्लास्टिक को खाने लगे तो पिछले कई वर्षों के दौरान तैयार किए गए उत्पाद एवं संरचनाएं खतरे में आ सकती हैं। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारियां हैं? सब निद्रा रोग, मलेरिया, लसिका फाइलेरिया, रिफ्ट वैली ज्वर, पीत ज्वर, जीका, सब जो है वेक्टर जनित बीमारियां हैं। रोगाणु वाहक अथवा वेक्टर वे जीव हैं जो मनुष्य के बीच या पशु से मनुष्य के बीच संक्रामक रोगों का संचरण करते हैं। कई रोगाणु वाहक रक्त सूचक कीट होते हैं जो एक संक्रमित मेजबान जीव, मानव या पशु से अपना रक्त आहार ग्रहण करते समय रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को भी निगल लेते हैं और अपने अगले रक्त आहारों के दौरान इन सूक्ष्म जीवों को नए मेजबान जीव में संचारित कर उसे संक्रमित कर देते हैं। मच्छर सर्वप्रमुख रोगवाहक अथवा वेक्टर है। अन्य रोगवाहकों में चिचड़ी या किलनी,
मक्खियाँ, बालू मक्खी, पिस्सू, ट्राइयाटोमाइन बग और मीठे पानी के कुछ जलीय पौधे शामिल हैं। वेक्टर जनित रोग वे मानव रुग्णताएं हैं जो उन परजीवियों, विषाणुओं और जीवाणुओं द्वारा फैलती हैं जिनका संचरण मच्छरों, बालू मक्खियों, ट्राइयाटोमाइन बग्स, काली मक्खियों, टिक्स, अफ्रीकी मक्खी, घोंघे और जूं द्वारा होता है। इसलिए विकल्प डी सही है। सघन मिशन इंद्रधनुष के विषय में सही है। इसका उद्देश्य 2 साल से कम आयु के प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण करना है। इसकी निगरानी प्रगति नामक एक विशेष पहल के अंतर्गत की जाएगी। दोनों सही है। सघन मिशन इंद्रधनुष एक टीकाकरण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे और उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंच बनाना है जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित रह गए हैं। जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर नियमित अंतराल पर सघन मिशन इंद्रधनुष की कड़ी निगरानी की जाएगी। इसकी समीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव द्वारा की जाएगी और एक विशेष पहल प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रगति के तहत सर्वोच्च स्तर पर इसकी निगरानी की जाएगी। विषाणु के संदर्भ में किसी भी विषाणु में आरएनए और डीएनए दोनों मौजूद नहीं होते हैं। विषाणु के प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। चिकनगुनिया और डेंगू विषाणु जनित बीमारी हैं। तीनों सही हैं। विषाणु अकोशिक जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाह्य रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका को मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। विषाणु में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं हो सकते हैं। चिकनगुनिया तथा डेंगू वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है जो एडीज इजिप्टी और एडीज अल्बोपिक्टस मच्छरों द्वारा फैलती है। वायरस कोरोना, मम्प्स, चेचक, हार्पीज तथा इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां भी पैदा करते हैं। प्रोटीन के आवरण स्तर को कैप्सिड कहते हैं और ये छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटिकोशक कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। केरल में वेस्ट नील वायरस से रोग का प्राथमिक वाहक है मच्छर। वेस्ट नील वायरस मनुष्यों में एक घातक न्यूरोलॉजिकल मस्तिष्क संबंधी बीमारी का कारण बन सकता है। हालांकि इससे संक्रमित लगभग 80% लोगों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। वेस्ट नील वायरस मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। यह वायरस घोड़ों में गंभीर बीमारी और मृत्यु का कारण बन सकता है। अभी तक मानव के उपयोग के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। इसका कोई विशिष्ट उपचार भी नहीं है। पक्षी वेस्ट नील वायरस के प्राकृतिक वाहक हैं। यह क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा मानव में फैलता है। संक्रमित मच्छरों को काटने पर मच्छर संक्रमित हो जाते हैं। वेस्ट नील वायरस की पहचान पहली बार वर्ष 1937 में उत्तरी युगांडा के वेस्ट नील के एक मरीज में की गई थी। तपेदिक टीबी के संदर्भ में यह जीवाणु के कारण होता है। ये गलत है। तपेदिक एक व्यक्ति के
से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से संचारित होता है। दोनों सही हैं। तपेदिक यानी कि टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है, जो सामान्यतः फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। तपेदिक साध्य और निवार्य, इसे रोका जा सके रोग है, अतः कथन एक सही है। तपेदिक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से संचारित होता है। जब फेफड़े में टीबी से ग्रस्त लोग खांसते हैं, छींकते या थूकते हैं तो ये तपेदिक के कीटाणुओं को हवा में संचारित करते हैं। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। निपाह वायरस के संदर्भ में, निपाह वायरस संक्रमण का नामकरण मलेशिया के एक गांव के नाम पर हुआ है। यह रोग फ्रूट बैट द्वारा संचारित होता है। दोनों सही हैं। निपाह वायरस एक संक्रामक रोग है जो सर्वप्रथम वर्ष 1998 में और 99 में क्रमशः मलेशिया और सिंगापुर में प्रकट हुआ। यह सर्वप्रथम घरेलू सुअरों में पाया गया और कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों और भेड़ों सहित घरेलू जानवरों की कई प्रजातियों में पाया गया है। यह संक्रमण मानव को प्रभावित करने के लिए भी जाना जाता है। निपाह वायरस एन्सेफेलाइटिस को फैलाने वाले सूक्ष्म जीव पैरामिक्सोवायरिडियम कुल की हेनिपावायरस जाति का एक आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है और हेंड्रा वायरस से संबंधित है। निपाह वायरस संक्रमण का नाम मलेशिया के उस गांव के नाम पर पड़ा है जहां कई रोग से पीड़ित व्यक्ति में यह वायरस पहली बार पाया गया था। यह रोग टेरोपस जाति के फ्रूट बैट या फ्लाइंग फॉक्स से फैलता है, जो निपाह और हेंड्रा वायरस की प्राकृतिक संवाहक है। यह वायरस चमगादड़ के मूत्र के अतिरिक्त उसकी लार, मल और शरीर से निकलने वाले द्रव में पाया जाता है। संभवतः निपाह वायरस के संक्रमण की पहली घटना तब हुई जब मलेशियाई खेतों में सूअर चमगादड़ के संपर्क में आए, जो वनों की कटाई के कारण अपने वास स्थानों से विस्थापित हो गए थे। इसके अलावा खेतों के बीच संभवतः फोमाइट्स या कपड़ों, उपकरणों, बूटों, वाहनों द्वारा वायरस का प्रसार हुआ। कैनाइन डिस्टेम्पर के संदर्भ में, यह एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग हवा के साथ साथ संक्रमित शरीर से होने वाले श्रवण द्वारा भी फैलता है। सी सही है। यह एक विषाणु जनित रोग है जो सामान्यतः कुत्तों, लोमड़िया, भेड़ियों, बड़ी बिल्लियों और यहाँ तक कि प्राइमेट्स में भी पाया जाता है। यह पैरामिक्सोविरिडे परिवार मनुष्यों में खसरा, गलसुआ और फेफड़ों का संक्रमण उत्पन्न करने वाला विषाणु परिवार के एकल तंतु आरएनए वायरस के कारण होता है। यह रीढ़ की हड्डी और मनुष्य के साथ ही श्वसन एवं पाचन तंत्र मार्ग को संक्रमित करता है। सीडीबी का संचरण हवा के साथ साथ संक्रमित शरीर से होने वाले श्रवण द्वारा भी होता है। झुलसा ब्लास्ट रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दूसरा, यह धान की फसल को प्रभावित नहीं करता है। यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। ब्लास्ट झुलसा घास की 50 प्रजातियों, जिनमें 2 प्रमुख खाद्य फसलें धान एवं गेहूं भी शामिल हैं, को चिंताजनक रूप से प्रभावित करने वाली एक बीमारी है। मैग्नापोर्थे ओरिजे नामक कवक के कारण धान में लगने वाला ब्लास्ट रोग आमतौर पर दुनिया भर में धान के पौधों में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण रोग माना जाता है, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियों में इसका फैलाव व्यापक और अधिक विनाशकारी होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण, कीटों, बीमारियों और अजैविक दबाव के बढ़ते प्रभाव के कारण वैश्विक खाद्य सुरक्षा के समक्ष
उच्च जोखिम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रमुख खाद्य फसलों पर ब्लास्ट रोग का प्रभाव वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। एड्स, क्षय रोग और मलेरिया GFATM से लड़ने हेतु वैश्विक कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। यह WHO के तहत कार्य करता है। यह सरकारों, नागरिकों, से समाजों, निजी क्षेत्रों और रोगों से प्रभावित लोगों के बीच एक साझेदारी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दूसरा केवल सही है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य HIV तथा एड्स, क्षय रोग और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव एवं इलाज के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना और उन्हें जारी करना है। इस संस्था का सचिवालय जिनेवा में है। यह WHO के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था नहीं है। यह एड्स, क्षय रोग और मलेरिया जैसी महामारियों को समाप्त करने वाले कार्यक्रमों में रणनीतिक रूप से निवेश करने, दुनिया के संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्रों, नागरिक समाजों और बीमारियों से प्रभावित लोगों की एक साझेदारी है। यह वैश्विक कोष एक कार्यान्वयन एजेंसी की बजाय एक वित्त पोषण तंत्र है। निम्नलिखित में से किन रोगों से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है? एड्स, जलभीति, धनुस्तंभ, हैजा और हेपेटाइटिस। 1 से 5 पाँचों जो है पाँचों रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। नेत्रदान करने वाला किसी भी आयु वर्ग वाला अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाला या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी तथा वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है भी नेत्रदान कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस B या C, जलभीत यानी रेबीज, तीव्र ल्यूकोमिया, धनुस्तंभ, हैजा, तनिका शोथ या मस्तिष्क शोथ से संक्रमित है या जिनकी इनके कारण मृत्यु हुई है, नेत्रदान नहीं कर सकते। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक रोग के संदर्भ में यह दुर्लभ अंतःस्रावी संबंधी रोगों का एक समूह है जो मांसपेशियों के विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि शरीर प्रोटीन का उपापचय करने में असमर्थ हो जाता है। वर्तमान में ALS का कोई इलाज नहीं है और रोग को बढ़ने से रोकने या रिवर्स करने का कोई प्रभावी उपचार नहीं है। तो दूसरा वाला सही है। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS ऐसी दुर्लभ तंत्रिका रोगों का एक समूह है जिनमें मुख्य रूप से स्वैच्छिक मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती हैं। इसलिए पहला कथन सही नहीं है। स्वैच्छिक मांसपेशियां चबाने, घूमने और बात करने जैसी गतियों को उत्पन्न करती हैं। यह प्रोग्रेसिव रोग है, जिसका अर्थ है कि समय के साथ इस रोग के लक्षण बिगड़ते जाते हैं। वर्तमान में ALS का कोई इलाज नहीं है और इस रोग के प्रसार का रोकने या रिवर्स करने के लिए कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है, इसलिए दूसरा सही है। ALS रोगों के एक विस्तृत समूह से संबंधित है जिन्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज के रूप में जाना जाता है। यह रोग क्रमिक विकृति और मोटर न्यूरॉन्स की मौत के कारण होता है। इसे लौह गहरीग डिजीज के नाम से जाना जाता है। मोटर न्यूरॉन्स वे तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो मस्तिष्क से मेरुरज्जु
तक और फिर पूरे शरीर में मांसपेशियों तक विस्तृत होती हैं। ये मोटर न्यूरॉन्स मस्तिष्क और स्वैच्छिक मांसपेशियों के बीच महत्वपूर्ण संचार कड़ी का आरंभ करती हैं और उन्हें आगे बढ़ाती हैं। एएलएस के शुरुआती लक्षणों में आमतौर पर मांसपेशियों की कमजोरी या अकड़न शामिल है। धीरे धीरे स्वैच्छिक नियंत्रण के अंतर्गत सम्मिलित सभी मांसपेशियां प्रभावित होती हैं तथा व्यक्ति अपनी ताकत एवं बोलने, खाने, चलने और यहाँ तक कि सांस लेने की क्षमता भी खो देते हैं। दिवंगत वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग एएलएस से पीड़ित थे। नोरो वायरस के संदर्भ में, नोरो वायरस रोटा वायरस का ही समान है जिसके कारण डायरिया होता है। यह केवल वयस्क लोगों को संक्रमित करता है, बच्चों को नहीं। वर्तमान में इस वायरस के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। यह अत्यधिक संक्रामक है। केवल पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा गलत है। नोरो वायरस रोटा वायरस के ही समान है जिसके कारण डायरिया होता है। नोरो वायरस अति संक्रामक है और यह संक्रमित मनुष्यों और जानवरों के मल में बाहर निकलता है। इसके प्रसार के तरीकों में शामिल है दूषित भोजन खाना और दूषित जल पीना। दूषित जल पीना, अपने हाथों के दूषित पृष्ठ या वस्तु से संपर्क होने के बाद हाथ को मुंह से छूना। नोरो वायरस संक्रमण वाले व्यक्ति से निकट संपर्क, इसे विंटर वोमिटिंग बग के रूप में भी जाना जाता है और यह गैस्ट्रोएंटेराइटिस का सबसे आम कारण है। यह प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है तथा अत्यधिक संक्रामक होता है। से दूसरा सही नहीं है। नोरो वायरस संक्रमण के लक्षण डायरिया, उल्टी तथा पेट दर्द है। वर्तमान में इसके खिलाफ कोई टीका उपलब्ध नहीं है। विषाणु-जनित हेपेटाइटिस के नियंत्रण और रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के संदर्भ में भारत के विभिन्न भौगोलिक हिस्सों में विषाणु-जनित हेपेटाइटिस की प्रयोगशाला आधारित निगरानी के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क स्थापित करना। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की विषाणु-जनित हेपेटाइटिस के प्रसार का पता लगाना। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और समुदाय में जलजनित और रक्तजनित हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए तकनीकी सामग्री विकसित करना। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। विषाणु-जनित हेपेटाइटिस वस्तुतः 5 हेपेटाइटिस विषाणुओं में से एक के कारण लीवर की सूजन है जिसे ABCD और E के नाम से जाना जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारत सरकार ने विषाणु-जनित हेपेटाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। उद्देश्य, भारत के विभिन्न भौगोलिक स्थानों में विषाणु-जनित हेपेटाइटिस ABCD और E की प्रयोगशाला आधारित निगरानी के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क स्थापित करना। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की विषाणु-जनित हेपेटाइटिस के प्रसार का पता लगाने के लिए प्रयोगशालाओं के स्थापित नेटवर्क के माध्यम से हेपेटाइटिस के संक्रमण की जांच के लिए प्रयोगशाला समर्थन प्रदान करना। हेल्थ केयर प्रदाताओं और समुदाय में जलजनित और रक्तजनित हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए तकनीकी सामग्री विकसित करना। MDR और XDR टीबी, भारत में टीबी के 2 प्रमुख रूप हैं, एक दूसरे से कैसे संबद्ध हैं। XDR टीबी MDR टीबी से अधिक प्रभावी है। दोनों में पीड़ित को सुझाई गई दवा के विरुद्ध जीवाणु प्रतिरक्षा विकसित कर लेता है। XDR टीबी अधिक खतरनाक होता है क्योंकि इस पर अधिकांश टीबी प्रतिरोधी दवाओं का असर नहीं होता है।
मधुमेह के संदर्भ में मधुमेह दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 से अधिक घातक होता है। मधुमेह से आँखों, तंत्रिकाओं, गुर्दा, हृदय और यहाँ तक कि दांतों को नुकसान पहुँच सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। मधुमेह दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 से अधिक उन्नत अवस्था का होता है। मधुमेह में संक्रमण के विरुद्ध शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और घाव भरने की प्रक्रिया कम हो जाती है। मधुमेह किसी विशिष्ट अंग के नुकसान तक सीमित है, लेकिन यह आँखों, तंत्रिकाओं, गुर्दा, हृदय, यहाँ तक कि दांतों को भी नुकसान पहुँचाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विषाणुजन्य बीमारियों का वाहक मच्छर होते हैं? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर, जापानी इंसेफ्लाइटिस। तो डी, मच्छर होते हैं। तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा मलेरिया को छोड़ करके। चिकित्सा क्षेत्र में वाहक ऐसे जीव होते हैं जो स्वयं रोग का कारण नहीं होते, किंतु मानवों के बीच या जानवरों से मानवों के बीच संक्रामक रोगों का वहन कर सकते हैं। मच्छर सर्वाधिक सामान्य वाहक में से एक है जो अनेक रोगों के कारण होते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर और जापानी इंसेफ्लाइटिस विषाणु जनित रोग है जिनका प्रसार मच्छर करते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसका प्रसार मादा एनाफिलीज मच्छर करते हैं। केसलस सिंड्रोम है अंतरिक्ष के मलबे से संबंधित समस्या। केसलर सिंड्रोम है अंतरिक्ष के मलबे से संबंधित समस्या। केसलर सिंड्रोम एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें पृथ्वी की निचली कक्षा में वस्तुओं का घनत्व काफ़ी अधिक है, जिससे पदार्थों के बीच टक्कर के कारण एक सोपान बन सकता है। प्रत्येक टकराव अंतरिक्ष में मलबा उत्पन्न करता है, जिससे आगे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। एक निहितार्थ यह है कि कक्षा में मलबे का वितरण अंतरिक्ष अन्वेषण, यहाँ तक कि उन उपग्रहों के उपयोग के अवसर भी दे सकता है जो लंबे समय से उपयोगी नहीं है। निम्न में से कौन से आनुवंशिक विकार हैं? सभी: हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया, सिजोफ्रेनिया। आनुवंशिक विकार एक आनुवंशिक समस्या है जो जीनोम में एक या अधिक असामान्यता के कारण होती है, विशेष रूप से एक ऐसी स्थिति जो जन्म से ही मौजूद हो। हीमोफीलिया वंशगत आनुवंशिक विकार का समूह है जो शरीर की ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का नियंत्रित करने की क्षमता को बाधित करता है। सिकल सेल एनीमिया एक वंशानुगत रक्त संबंधी गड़बड़ी है जो आरबीसीज में ऑक्सीजन ले जाने वाले हीमोग्लोबिन अणुओं में असामान्यता के कारण पैदा होती है। थैलीसीमिया एक वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन के असामान्य निर्माण के कारण होता है। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक विकार है जो बहुधा असामान्य सामाजिक व्यवहार एवं वास्तविकता पहचानने में असफलता के कारण होता है। इसके सामान्य लक्षण है झूठा विश्वास, अस्पष्ट एवं भ्रामक सोच, श्रवण संबंधी भ्रम, सामाजिक व्यस्तता तथा भावनात्मक अभिव्यक्ति में कमी तथा अकर्मण्यता, वंशानुगत एवं प्राथमिक वातावरण, साथ मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रक्रियाएं इसमें महत्वपूर्ण कारक हैं। निम्न में से कौन गैर संक्रामक रोग है? बेरीबेरी, रिकेट्स, कैंसर, टीबी, एड्स, स्कर्वी।
तो पहला जो है, पहला, दूसरा, तीसरा और छठा बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट विटामिन डी की कमी से होता है। कैंसर अनियंत्रित कोशिका की वृद्धि के कारण होता है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रो जीवाणु द्वारा लंबे समय तक संक्रमण। टीबी सूक्ष्म जीवाणुओं के विविध प्रकारों द्वारा। एड्स मानवीय प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण। इनमें से बेरी बेरी, रिकेट्स, कैंसर और स्कर्वी संक्रमण से होने वाली बीमारियां नहीं हैं। अतः हम सकल जुड़वा बच्चों में सादृश्यता होती है तथा वे समान लिंगी होते हैं। हम सकल जुड़वा बच्चे दो भिन्न अंडों से निर्मित होते हैं जो भिन्न शुक्राणु द्वारा समान समय में निषेचित किए जाते हैं। ए तथा आर सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हम सकल जुड़वा बच्चे केवल एक युग्मनज से विकसित होते हैं जो विखंडित होकर दो भ्रूण बनाते हैं। इसलिए उन दोनों संततियों का लिंग समान होगा। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? फेफड़ा को। एम्फीसाइमा मुख्यतः धुआं आदि के अंतःश्वसन से जुड़ा होता है। एम्फीसाइमा के सबसे अधिक मामले सिगरेट पीने या लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने के कारण उत्पन्न होते हैं। यह रोग फेफड़े में वायु कोष्ठ को क्षतिग्रस्त कर देता है। युग्मनज में उपस्थित नाभिकों की संख्या दो होती है। एक नए मानव प्राणी का विकास युग्मनक नामक कोशिका से होता है। न तो पहला सही है न तो दूसरा सही है। युग्मनज में केवल एक नाभिक होता है जो नर शुक्राणु और मादा अंडाणु के निषेचन से होता है। एक नया मानव प्राणी का विकास युग्मनज से होता है, इसलिए दोनों गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी यकृत से संबंधित रोग है। इसके विषाणु ग्रसित व्यक्ति के रक्त या शरीर के द्रव के द्वारा फैलते हैं। आप इससे निम्न तरीके से ग्रस्त हो सकते हैं। दूसरी सुई से इंजेक्शन लगाना। जन्म से मां द्वारा बच्चे को हेपेटाइटिस सी एक साथ खाने या सामान्य स्पर्श से नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से कौन कैंसर के प्रमुख कारक हैं? तंबाकू उपयोग, नाभिकीय विकिरण के प्रति असुरक्षा, मोटापा, विषाणु के कारण संक्रमण। चारों। अधिकांश कैंसर पर्यावरणीय जीवन शैली या व्यवहारिक कारणों से संबंध होते हैं। पर्यावरण जैव भौतिक पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत जीवन शैली, आर्थिक और व्यवहारिक कारक भी आते हैं। सामान्य पर्यावरणीय कारक जिनके कारण कैंसर से मृत्यु होती है वे हैं तंबाकू उपयोग, मोटापा, संक्रमण, विकिरण, आयनीकृत और गैर आयनीकृत दोनों, तनाव, शारीरिक क्रियाशीलता में कमी और पर्यावरणीय प्रदूषण। इसलिए डी इसमें से सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली से संबद्ध रोग है? मोटापा, अल्जाइमर रोग, गठिया, मोटापा, तीनों हैं जीवन शैली से संबंध रोग जिन्हें कभी कभी दीर्घायु संबंधी रोग या सभ्यता अंतर परिवर्तन से संबंधित रोग कहा जाता है। ऐसे रोग जो उन देशों में अधिक दिखते हैं जो अधिक औद्योगिकीकृत हो रहे हैं और जहां लोगों की अधिक उम्र होती है। इनमें अल्जाइमर रोग, गठिया,
अथेरोस्क्लेरोसिस, दमा, कैंसर, पुराने यकृत रोग या सिरोसिस, पुराने प्रतिरोधक पल्मोनरी रोग, टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग, उपापचयी सिंड्रोम, वृक्क की खराबी, ऑस्टियोपोरोसिस, हृदयाघात, विषाद और मोटापा जैसे रोग आते हैं। अतः विकल्प डी सही है। विषाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ये प्राकृतिक रूप से मूल कोशिका से बाहर जनन कर सकते हैं। विषाणु सजीव होते हैं। एकल विषाणु में आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। इसमें कौन सही है? कोई नहीं सही है। विषाणु एक सूक्ष्म संक्रामक एजेंट होता है जो किसी अन्य जीव की सजीव कोशिकाओं में ही अपनी प्रतिकृति बना सकता है। विषाणु सजीव नहीं होते हैं। विषाणु अणुओं के जटिल संयोजन हैं जिनमें प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन किसी सजीव कोशिका में प्रवेश किए बिना ये स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं। कोशिकाओं के बिना विषाणु द्विगुणित नहीं हो सकते हैं। अतः विषाणु सजीव नहीं होते हैं। विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, ये जो आरएनए या डीएनए होता है। किसी भी विषाणु में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते हैं। हेपेटाइटिस से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। हेपेटाइटिस यकृत के सूजन की चिकित्सीय स्थिति है और इसमें अंग के ऊतक में सूजी हुई कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, इसलिए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। वाइडल परीक्षण से टाइफाइड की जांच हो सकती है। दूसरा सही है। साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जिसके कारण मनुष्य को टाइफाइड बुखार होता है। ये रोगाणु भोजन और जल के साथ संक्रमित होकर छोटी आंत में चले जाते हैं और रक्त के जरिए अन्य अंगों में पहुंच जाते हैं। लगातार तेज ज्वर, कमजोरी, पेट में दर्द, कब्ज, सिर दर्द और भूख न लगना इस रोग के कुछ सामान्य लक्षण हैं। वाइडल परीक्षण से टाइफाइड बुखार का पता चल सकता है तथा कथन एक गलत है जबकि दो सही है। जीका वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वायरस का प्रसार एडीज मच्छरों के जरिए होता है, सही बात है। इस वायरस के संक्रमण से महिलाओं में माइक्रोसिफाली नामक रोग हो जाता है, ये सही है, पहला वाला गलत है। इस वायरस का संक्रमण गर्भवती माँ से गर्भस्थ शिशु को तथा लैंगिक संबंध बनाने से भी हो सकता है। नहीं, सिर्फ दूसरा वाला सही है। जीका वायरस का प्रसार एडीज मच्छरों से होता है। इस वायरस में गर्भवती महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं, ये गलत दिया हुआ है जो कि ये सही है। प्रभावित होती हैं। वायरस के संक्रमण से शिशुओं में माइक्रोसिफिलिस नामक रोग हो सकता है, न कि महिलाओं में, ये गलत है। दूसरा गलत है। अच्छा, इसमें पूछा है गलत कौन है, तो दूसरा वाला गलत है। इस वायरस का संक्रमण कई तरीके से हो सकता है, जैसे संक्रमित खून चढ़ाने से, गर्भवती माँ से गर्भस्थ शिशु को लैंगिक संबंध बनाने, संक्रमित माँ या जानवरों की दूध पीने से आदि। आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस संबंधित है फेफड़ों से संबंधित रोग से। आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस एक अस्थायी और घातक फुफ्फुसीय रोग है जो फेफड़ों की कार्यप्रणाली को छीड़ करने के लिए जाना जाता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस का अर्थ है फेफड़ों के ऊतकों का क्षतिग्रस्त होना और यह वॉर्सेनिंग डायस्पनिया अर्थात सांस में घुटन का कारण है। इंटरफेरॉन शब्द किसके संदर्भ में है? विषाणु रक्षक प्रोटीन। इंटरफेरॉन
विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन होते हैं जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक विषाणु द्वारा प्रेरित इंटरफेरॉन अन्य विषाणुओं से भी सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए भी सही है। सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इसमें से आनुवंशिक रोगों के उदाहरण हैं, सभी हैं। हीमोफीलिया इस रोग की स्थिति में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। डाउन सिंड्रोम यह अर्धसूत्रीय विभाजन में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। गुणसूत्रों की असामान्य स्थिति के कारण विकसित भ्रूण अधिकांशतः मर जाता है। सिकल सेल एनीमिया इस रोग में शरीर में हंसुआ या दरांती के आकार जैसी लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी बनने लगती हैं, जिससे रक्त में हीमोग्लोबिन वहन करने की क्षमता समाप्त होने लगती है। वर्णांधता इससे ग्रस्त व्यक्ति हरा, लाल या नीला रंग नहीं पहचान पाता है। डायबिटीज के संदर्भ में यह इंसुलिन नामक हार्मोन के अतिशय स्राव से होता है। से पीड़ित व्यक्ति का प्रायः प्यास लगती है। केवल पहला सही दिखा रहा है। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को प्रायः अधिक प्यास लगती है, क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। इस स्थिति में पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, जो यकृत द्वारा मूल स्राव की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से डायबिटीज होता है। अच्छा, नहीं है पूछ रहा है, तो पहला जो सही नहीं है। डायबिटीज होता है न कि अधिक स्राव से, अच्छा कमी से होता है। इंसुलिन रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। इसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं को बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। तो एक सही है, नहीं है, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग है? जीका, चिकनगुनिया, सार्स, एवियन इन्फ्लुएंजा, सभी संचारी रोग हैं। संचारी रोग ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकते हैं। ये रोग संक्रमित जानवरों से भी फैल सकते हैं। संक्रमण का स्थानांतरण हवा, पानी, सतह जो कि दूषित हो या प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से हो सकता है। ऐसे रोगों का कारण रोगाणु होते हैं और ये आसानी से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति से संचारित होते हैं। कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस रोगजनक हैं। सबसे आम संचारी रोग मलेरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, पीलिया, हैजा, इन्फ्लुएंजा आदि हैं। इसके अतिरिक्त अन्य संचारी रोग इबोला, फ्लू, रेबीज आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु जनित रोग हैं? प्लेग, डिप्थीरिया, खसरा, टाइफाइड तो जीवाणु जनित रोग हैं। पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा नहीं है। तीसरा वायरस से होता है। प्लेग, डिप्थीरिया और टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। खसरा विषाणु जनित रोग है। यह मोरबीली विषाणु द्वारा फैलता है। अन्य जीवाणु जनित रोग हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कोढ़, टिटनेस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी। अन्य विषाणु जनित रोग छोटी माता, खसरा, पोलियो, रेबीज, चेचक। अन्य प्रोटोजोआ जनित रोग मलेरिया, अमीबियासिस।